जब 22 साला सद्दाम ने इराक के वजीर आज़म को घेर कर गोली मार दी। जब सद्दाम के गुंडे अमरीकी वजीर आज़म बुश को गाड़ी में उड़ाने के लिए कुवैत पहुंचे। सद्दाम मकरी के एक सुराख में छुपा हुआ था और इस तरफ उन्होंने पूरे शहर को घेरे में लेकर तमाम लाइटें बंद कर दी और फिर 22 साला सद्दाम इराक में रातों रात सबसे ज्यादा मतलूब शख्स बन गया। मातम और ताज़िया पर पाबंदी लगा दी गई। शिया मुसलमानों की नमाज में लाइनों के साथ काबीना के इजलास के दौरान सद्दाम ने बंदूक निकाली और वजीर सेहत को गोली मार दी। सद्दाम जिस इलाके में छुपा हुआ था उस जगह का कोड रखा गया था वुल्वरीन 1 और थर्मल स्कैनर के साथ सद्दाम ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो उसे इस मामले में फांसी पर लटका देंगे। अचानक सद्दाम की खांसी की आवाज सुनाई दी तो अमरीकी अफवाज इस सब के बाद क्या आप जानते हैं कि सद्दाम को फांसी क्यों दी गई? इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन जदीद तारीख के सबसे मुतनाज़े और ताकतवर हुक्मरानों में से एक थे। एक वक्त ऐसा था जब वो पूरे मशरक़ वस्ता की सियासत पर असर अंदाज हो रहे थे, लेकिन वही शख्स बाद में एक छोटे से गड्ढे यानी स्पाइडर होल से गिरफ्तार हुआ और आखिरकार उसे फांसी दे दी गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक गरीब घराने में पैदा होने वाला लड़का इराक का सदर कैसे बना, और फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। आज हम सद्दाम हुसैन की मुकम्मल कहानी समझने की कोशिश करेंगे। इब्तिदाई जिंदगी 28 अप्रैल 1937 को इराक के शहर तकरीत के करीब एक छोटे से गांव अल-औजा में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया सद्दाम हुसैन अब्दुल मजीद अल तकरीती। उसकी पैदाइश से पहले ही उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। इस हादसे ने उसकी मां सुबह तलफाह को शदीद ज़हनी सदमे में मुब्तला कर दिया था। उनकी माली हालत बहुत खराब थी, इसी वजह से सद्दाम का बचपन गुर्बत और मुश्किलात में गुजरा। आखिरकार उन्होंने सद्दाम को अपने भाई खैरल्लाह तलफाह के पास बगदाद भेज दिया। यही शख्स बाद में सद्दाम की शख्सियत बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। खैरल्लाह तलफाह इराकी फौज में अफसर थे और अरब कौम परस्ती के सख्त हामी थे। वो बरतानिया और मगरबी ताकतों के असर और रसूख के सख्त मुखालिफ थे। यही नजरियात आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम हुसैन की सोच का हिस्सा बन गए। 1950 की दहाई में इराक में शदीद सियासी बेचैनी थी। लोगों को लगता था कि मुल्क पर असल में बरतानिया का कंट्रोल है। इसी दौरान एक सियासी जमात वजूद में आई जिसे स्ट्रॉन्ग बास पार्टी कहा जाता था। इस पार्टी का मकसद था कि तमाम अरब मुमालिक को मुत्तहिद करके एक ताकतवर अरब रियासत कायम की जाए। सद्दाम हुसैन इस नजरिए से बहुत मुतासिर हुए और 1955 में उन्होंने बास पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जल्द ही वो पार्टी के फ़आल कारकुन बन गए। एचसरा 1950 का कातिलाना हमला 1958 में इराक में फौजी बगावत के बाद बादशाहत खत्म हो गई और स्ट्रॉन्ग अब्दुल करीम कासिम वजीर एज़ाम बन गए। लेकिन कासिम ने अरब इत्तेहाद के बजाय सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दिए। ये बात बास पार्टी को पसंद नहीं आई। इसी वजह से 7 अक्टूबर 1950 को बगदाद में सद्दाम हुसैन और उनके साथियों ने कासिम के काफिले पर हमला किया। हमला नाकाम रहा। कासिम बच गए जबकि सद्दाम जख्मी हो गए। उसके बाद सद्दाम को मुल्क छोड़कर स्ट्रॉन्ग मिस्र फरार होना पड़ा। एचसरा इक्तिदार की तरफ वापसी 1963 में बास पार्टी ने एक और फौजी बगावत के जरिए इक्तिदार हासिल कर लिया। सद्दाम हुसैन को मिस्र से वापस इराक बुलाया गया।
यहाँ उन्हें पार्टी के खुफिया इदारे में अहम जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपने मुखालिफिन को खत्म करने और पार्टी की ताकत बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। एच सरा 1968 की बगावत। 1968 में बास पार्टी ने एक और कामयाब बगावत की और उसके बाद इराक में इसकी हुकूमत कायम हो गई। सदर अहमद हसन अल बकर बने, जबकि सद्दाम हुसैन को हुकूमत में दूसरी सबसे ताकतवर पोजीशन मिली। लेकिन हकीकत में ताकत आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम हुसैन के हाथों में आती जा रही थी। सद्दाम हुसैन का इक़्तिदार 1969 में सद्दाम हुसैन ने अहमद हसन अल बकर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और खुद इराक के सदर बन गए। इक़्तिदार संभालते ही उन्होंने अपने मुखालिफिन को खत्म करने का सिलसिला शुरू कर दिया। एक मशहूर वाक़या में उन्होंने हुकूमत के सैकड़ों रहनुमाओं को एक हॉल में जमा किया और एक एक करके उन लोगों के नाम पढ़ने लगे जिन पर साजिश का इल्जाम था। उनमें से कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें सजाए मौत दे दी गई। इस वाक़े ने पूरे इराक में खौफ पैदा कर दिया। ईरान इराक जंग। 1969 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया और आयतुल्लाह खुमैनी इक़्तिदार में आ गए। ये बात सद्दाम हुसैन के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि इराक में शिया आबादी अक्सरियत में थी। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। ये जंग 8 साल तक जारी रही और दोनों ममालिक को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। इसी जंग के दौरान सद्दाम हुसैन पर कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने के इल्जामात भी लगे। कुवैत पर हमला। ईरान जंग के बाद इराक शदीद कर्जे में डूब चुका था। 1990 में सद्दाम हुसैन ने हमसाया मुल्क कुवैत पर हमला कर दिया और उसे इराक का हिस्सा करार दे दिया। इसके बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुमालिक ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया और इराक को कुवैत से निकाल दिया। उस जंग के बाद इराक पर सख्त इक्तसादी पाबंदियां लगा दी गईं। अमेरिका के साथ कशीदगी। 1990 की दहाई में इराक और अमेरिका के ताल्लुकात मुसलसल खराब होते गए। अमेरिका को खदशा था कि सद्दाम हुसैन कीमियाई और जौहरी हथियार बना रहे हैं। इसी वजह से 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। सद्दाम की गिरफ्तारी। अमेरिकी फौज ने चंद हफ्तों में बगदाद पर कब्जा कर लिया और सद्दाम हुसैन फरार हो गए। महीनों तक उन्हें तलाश किया जाता रहा। आखिरकार 13 दिसंबर 2003 को अमेरिकी फौज ने तकरीत के करीब एक फार्म हाउस में जमीन के अंदर छुपे एक स्पाइडर होल से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उन्होंने कहा, मैं सद्दाम हुसैन हूं। ظل واقف نتلو قرار الحكم. ظل واقف. نعم واقف نتلو قرار الحكم. استمع إلى قرار المحكمة واقفا. اسمع القرارات. اي واقفا. كن واقف. لا قاعد. اوقف. وقفوا. حكي وياه. इराक का सदर। मुकदमा और फांसी। बाद में उन पर मुकदमा चलाया गया। 1982 के दजील केस में 143 अफराद के कत्ल का जिम्मेदार करार देते हुए उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। Intelligence headquarters at Kazimir. Saddam, as we said, dressed in this raincoat, black suit, with his feet and hands tied. 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। उन्हें उनके आबाई गांव अल औजा में दफन किया गया। सद्दाम हुसैन की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जो गुर्बत से उठकर एक ताकतवर हुक्मरान बना, लेकिन ताकत और जंगों ने बिलाखिर उसे तबाह कर दिया। आज भी दुनिया में लोग इसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ लोग इसे जालिम हुक्मरान कहते हैं, जबकि कुछ इसे अरब कौम परस्ती की अलामत समझते हैं। लेकिन एक बात यकीनी है कि सद्दाम हुसैन की जिंदगी जदीद तारीख की सबसे ड्रामाई कहानियों में से एक है। अगर आपको ऐसी तारीखी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं
ڈاکیومنٹری ایکسپلینڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔